उपन्यास के पाठकों को सादर नमस्कार। हम पुनः उपन्यास के बतौर ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास पागलखाना पर बात कर रहे थे। बात अधूरी रह गई थी, इसलिए हम दोबारा बात करना चाहेंगे। बात का विषय था बाजारवाद से बाबावाद। ये एक पहेली नहीं रह गई है। कुछ लोगों के लिए पहेली हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये बात का विषय ही नहीं होना चाहिए। बात का विषय तो ये भी नहीं होना चाहिए कि परिवार में बुजुर्ग के लिए एक आदत होना चाहिए जो सिमटता सिमटता वृद्धाश्रम तक पहुंच गया है। बाजार के पक्ष में युवा खड़े नजर आते हैं तो विचारक, बुद्धिजीवी, पर्यावरणविद सवाल खड़े कर रहे हैं। उपन्यास का नाम है पागलखाना, जो न केवल एक परिवार की कहानी है, न मोहल्ले भर की कहानी है, बल्कि ये शहर और पूरे देश, पूरी दुनिया की कहानी। किस तरह से बाजार और बाबावाद भारत को अपने शिकंजे में जकड़ चुका है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि पागलखाना एक पूरे समाज की मनोवृत्ति को उजागर करता है। इस पर हम बात कर रहे हैं। पिछला वीडियो जिसने देखा होगा कि अंततः जिसे पागल कहा जाता है उसे पागल करार दिया जाता है। पागल है नहीं, बना दिया जाता है। कौन है वो? वो है आपका घर बनाने वाला, उस घर को घर की तरह सजाने वाला और उस पीढ़ी को पैदा करने वाला जो पीढ़ी उसे पागल करार देती है। और इसमें वो बाजार का हिस्सेदार डॉक्टर भी खड़ा है। ज्ञान चतुर्वेदी जब डॉक्टर होकर के डॉक्टर की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि उनका एक दूसरा उपन्यास है नरक यात्रा। इसमें भी डॉक्टर आदत भूमिका में होते हैं। एक नहीं, दर्जनों डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर तो होने ही है क्योंकि पूरा अस्पताल पर उपन्यास आधारित है। और खूबी तो यह है, जो खूबी इस उपन्यास की है, कथा संरचना की है, शिल्प शैली की है, कि नरक यात्रा में 12 घंटे यानी सुबह से शाम तक की कहानी एक अस्पताल की। एक डॉक्टर, दर्जनों डॉक्टर मरीज के साथ क्या व्यवहार करते हैं और अस्पताल का हर कोना मरीज के खिलाफ किस तरह से होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति जब अस्पताल में पहुंचता है तो दिन भर उसकी वो सुबह से शाम तक की एक नरक यात्रा कह करके ज्ञान चतुर्वेदी ने न केवल व्यंग किया है बल्कि दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ठीक यही इस उपन्यास में किया गया है कि डॉक्टर यहाँ भी है, लेकिन डॉक्टर से और पागल से इतर कहानी भी है। डॉक्टर इसलिए कि अगर कोई पागल घोषित कर दिया जाएगा तो डॉक्टर पर तो ले जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर देख करके जब ये कह देता कि हाँ ये पागल है, तो यहाँ एक तरह का षड्यंत्र दिखाई देता है कि उसमें परिवार भी शामिल है, जो घर के मुखिया के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा। और घर के परिवार के सदस्य घर के मुखिया को पागल करार सिर्फ इसलिए नहीं देते कि जो आम बुजुर्गों की कहानी है वो यहाँ नहीं है कि अंततः वृद्धाश्रम का रुख या रास्ता दिखा दिया जाता है बुजुर्गों को। यहाँ वृद्धाश्रम का कोई जिक्र तक भी नहीं। घर में एक कोना नहीं रहता
तब वो बाहर निकलता है, दर दर की ठोकर काटता है, वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है। तब फिर क्या है, यह बाजार है। इसलिए मैंने पहले कहा था बाजारवाद से बाबा तक। पिछला वीडियो यहाँ खत्म हुआ था। पाठक नहीं समझ सका होगा क्योंकि इस समय बाबावाद भारत की एक दूसरी हकीकत है कि यहाँ बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े मठ बना करके, बड़े बड़े आश्रम बना करके, विमानों में, हेलीकॉप्टरों में चलने वाले और अपनी लग्जरी गाड़ी में और चाक चौबंद होकर के चलने वाले, सिक्योरिटी में चलने वाले ऐसे बाबा भी होते हैं जिनको सरकार संरक्षण देती है, पैरोल पर जेल से बाहर निकालती है राजनीतिक हित में। तो ऐसे में जब बाजार खड़ा होता है, वो बाजार कितना ताकतवर होगा। और जब ये कह दिया जाता है सस्ते में, सहजता के साथ, सरलता के साथ कि बाजार से बाहर, इस तरह का टाइटल अब तक नहीं मिला होगा किसी भी उपन्यास में। यहाँ भी पूरा एक चैप्टर है। वैसे तो पूरे उपन्यास की थीम ही इसी पर खड़ी है कि घर का मुखिया बाजार के खिलाफ है। किस तरह से खिलाफ है, मैं इस पर और डिटेल में चलूँ उसके पहले ये दिखा देना चाहता हूँ कि जो बाजार के खिलाफ होगा वो घर के भी खिलाफ होगा, युवा पीढ़ी के भी खिलाफ होगा। और युवा पीढ़ी अगर किसी के खिलाफ हो गई तो चूंकि वो घर का मुखिया है तो उसे पागल करार देना ठीक वैसा ही है जैसे परिवार में रहने वाले वो सदस्य जो अपने बाप दादा को घर में रखना मुनासिब नहीं समझते और बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, और वो बाबा या बुजुर्ग घर से निकल करके वृद्धाश्रम की शरण लेता है या वृद्धाश्रम की शरण नहीं लेता, लेकिन पागल करार दिया जाता है, यानी हाशिए पर डाल दिया जाता है। उसकी बात की कोई कीमत नहीं रह जाती, उसकी बात को तवज्जो नहीं दिया जाता, उसकी बात में वज़न नहीं रह जाता, बल्कि उसका मजाक किया जाता है। उसकी बात को नज़रअंदाज करते करते ये कह दिया जाता है कि ये पागल की बकबक है। फिर उपन्यासकार ने एक विशेष बात रखी है कि बाजार से बचने के लिए वो परिवार वालों को कहता है तो परिवार वाले तवज्जो नहीं देते। परिवार वालों को जो पहली बार ये नज़र आता है कि घर में पास वाले पड़ोसी एक ऐसी लग्जरियस गाड़ी लेकर के आए हैं जिसको लेकर के वो चर्चा करते हैं और विचार करते हैं कि क्यों न अपन भी एक गाड़ी लें। ये बाजार की पहली दस्तक है, बाजार का ये पहला मनोविज्ञान है और बाजार विज्ञापन ही इसी तर्ज पर देता है, जैसे एक मनोवैज्ञानिक से सलाह करके कि लोगों के मन तक बात कैसे पहुंचे। तो आज के समाज का मनोविज्ञान इस तरह से विकसित हो रहा है, परिवारों का, युवाओं का, कि परिवार में हलचल हो जाती है। जब घर पड़ोस में एक गाड़ी आती है तो परिवार वालों को ज़रूरत नहीं गाड़ी की, फिर भी गाड़ी को लेकर के वो चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं क्यों न अपने पास भी गाड़ी हो। और वो घर वाले सिर झुका करके चलते हैं, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं कि सिर उठा करके कैसे चलें, पड़ोस में तो कार आ गई, लोग ये पूछ लेते हैं भाई तुम भी कार ले आओ। ये दूसरा मनोविज्ञान है कि कोई भी चलता हुआ विज्ञापन दे रहा है बाजार का, कार उद्योग का, कार कंपनियों का, शोरूमों का, चलते फिरते ये विज्ञापन लोगों को हीन भावना से ग्रस्त कर देते हैं कि जब तक गाड़ी नहीं तब तक हमारा कोई स्टेटस नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई स्तर नहीं। कौन कह रहा है? तो वो बुजुर्ग कहता है
और इसी बात को लेकर के मैं ये उपन्यास का एक अंश पढ़ना चाहूँगा कि उस व्यक्ति को जो बाजार के खिलाफ है उसे क्यों कर पागल करा दिया जाता है, और पागल जब करा दिया जाता है तो पागल खाना या पागल के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। बाजार कहाँ नहीं, बाजार हर जगह है। बाजार सर्वव्यापी है, उसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। वो बाढ़ सा दिमाग से लेकर सुरंग तक फैल चुका है। हर पुराना पेशा बाजार में तब्दील हो चुका है। बाबाओं से लेकर डॉक्टर तक उसका हिस्सा हो चुका है। क्लिनिक की लगधक के बारे में साइकियाट्रिस्ट बताते हैं कि उन्होंने क्लिनिक नहीं शोरूम बनाया हो। अपनी क्लिनिक की भी बड़ी चमकदार रखनी पड़ती है जनाब, वरना कौन इतना पागल है कि यहाँ अपने पागलपन का इलाज कराने की इतनी फीस देगा। समझ रहे हो कि बाजार डॉक्टर की है और डॉक्टर उस बाजार का हिस्सा है। जहाँ इलाज कराने ले जाते हैं वो शोरूम की तरह सजाया हुआ है। आदमी का सब कुछ बाजार का लिए है जब तक कि वो पागल नहीं हो जाता, या तो पागल होकर के बाजार का हिस्सा बन जाए, और यदि बाजार के खिलाफ है तो बाजार और बाजार का हिस्सेदार डॉक्टर उसे पागल करार दे। आगे है कि पागल कौन नहीं है ये समझना मुश्किल हो गया। व्यंग देखिए, लोग जिन्हें भ्रम है वे पागल नहीं हैं, वे लोग यहाँ उन लोगों को लेकर आते हैं जिन्हें वे पागल समझते हैं। वैसे यह तय करना कठिन है कि किसको यहाँ लाया जाना चाहिए था और कौन आ गया है। ये एक मज़ेदार घटना है कि कौन पागल है और किसको कौन लेकर के आ रहा है और किसको यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। तो ये एक बारीक व्यंग है। इस तरह से ज्ञान चतुर्वेदी का ये उपन्यास एक तरह से समाज का भी आईना दिखाता है कि समाज बाजार की जद में अपने होशो हवास खो बैठा है। विचार तो पहले ही उसने गिरवी रख दी हैं। दिमाग सोचने का काम नहीं करता। विज्ञापन आता है, हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम गैर जरूरी चीज़ें खरीदते जाते हैं, और बाजार यही चाहता है। विज्ञापन इसीलिए दिया जाता है कि आप सोचें नहीं, समझे नहीं, बस चीज़ें खरीदते रहें। वरना क्या कारण है कि एक मोटरसाइकिल 10-20 साल चल सकती है, उसे कंपनियां इस तरह से प्रचार प्रसार करती है कि नया मॉडल आया है, और हर साल हर कंपनी 10-5 नए मॉडल लेकर के इस उम्मीद में आती है कि पुरानी 1-2 साल चली हुई कारों को वापस कुछ कीमत घटा करके और नई गाड़ी थमा दी जाती है। इस तरह से एक गैर ज़रूरी चीज़ ज़रूरी बना दी जाती है, एक स्टेटस के नाम पर, एक बाजार को बनाए रखने के नाम पर। और देखिए बाजार बाबावाद तक कैसे है, इसका भी एक नमूना देख लेते हैं, फिर हम इसी विषय पर बचे हुए शेष समय में बात करने वाले हैं। डॉक्टर व समाज द्वारा घोषित पागल वही पागल किस तरह से जब पुजारी के हाथ लगता है और भक्तों द्वारा सुरंग बाबा बना दिया जाता है। यहाँ चमत्कार को नमस्कार करने की परंपरा रही है। बाबा का आगमन चमत्कारिक है। पुजारी देखते ही पल भर में सारा गणित लगा लेता है। उनका प्रकट होना चमत्कारिक बना दिया जाता है। मंदिर की ब्रांड वैल्यू बनाने में कितना महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब पुजारी उसके चारों तरफ श्रद्धावनत खड़े हैं। भक्तों का तांता लगा है, बाजार सजने लगा है, सड़क के दोनों तरफ पूजा पाठ और प्रसाद की सामग्री की दुकानें हैं। वह गली सुरंग की ही तरह, वह एक सुरंग से निकलकर दूसरी सुरंग में फंस गया है। बाजार से बचने वाला
बाजार बन गया है। कथानायक का कृत्य बाजार की विशालता, फैलाव, भयावहता और प्रभाव को दिखाता है। अब हम समझ गए होंगे कि इस उपन्यास को पढ़ना आज की जरूरत क्यों कर है, और उपन्यास जो कर समाज की नफ्स पकड़ता है वो पाठक को एक तरह से सवाल करने के लिए तैयार करता है। हर बेहतरीन उपन्यास एक सवाल लेकर के आता है, एक बड़ा सवाल जो व्यक्ति से संबंधित होता है, समाज से संबंधित हो सकता है, जो सत्ता से सवाल कर सकता है, जो मीडिया नहीं कर पा रहा है। एक साहित्यकार अपनी रचना सवाल खड़ा करता है, वही रचना बेहतर हो सकती है। उपन्यास यूँ तो चंद्रकांता संतति, देवकीनंदन खत्री ने भी लिखे हैं, बड़े बड़े 18-18 वॉल्यूम में, लेकिन उन उपन्यास को पढ़ कर के पाठक के जहन में कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। रचना में कोई सवाल नहीं, वह सवाल करना मुनासिब भी नहीं है। वो मनोरंजन के लिए लिखे गए हैं, मेरे मनोरंजन के लिए। लेकिन इधर एक ज़मीनी उपन्यास ज़मीनी सवाल खड़ा करता है और पाठक को आईना दिखाता है उस समाज का और उस बदलती हुई प्रकृति का, उसका जो समाज के खिलाफ है, जो मनुष्यता के खिलाफ है, जो भविष्य के खिलाफ है, जो पर्यावरण के खिलाफ है। एक पहुंचा हुआ रचनाकार, एक साहित्यकार का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, कलम का धनी प्रेमचंद कि वो इस सभी उपन्यास पढ़ लीजिए, सवाल दर सवाल खड़े करता है। इसी तरह से पागल खाना उपन्यासकार ये कहना चाहता है कि सारा समाज पागल खाने में तब्दील कर दिया जा रहा है इस बाजार के द्वारा। समाज भी उसके शिकन से में आ गया, युवा पीढ़ी सोचना बंद कर दिया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान चतुर्वेदी को बाजार का और भयावह रूप, जो मोबाइल के रूप में, व्हाट्सएप, फेसबुक के रूप में हमारे दिमाग को कुंद कर रहा है, उस पर भी लिखा जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये चल रहा होगा, क्योंकि वो जो समाज को सबसे ज़्यादा खलबली पैदा करता है, समाज को बेचैन करता है, समाज को दिशाविहीन बनाता है, ऐसी समस्या को उठा करके जब उपन्यास लिखते हैं तो निश्चित तौर पर वो अगला उपन्यास इस मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक को लेकर के जरूर बनाएंगे। क्योंकि युवा पीढ़ी बाजार से आबद्ध है और बाजार का एक दूसरा नायाब नमूना जो आपके हाथ में, जो आपका वक्त खा रहा है, वक्त को बर्बाद कर रहा है। जिस युवा पीढ़ी को स्कूल कॉलेज में पढ़ना चाहिए वो अधिकांश समय इस मोबाइल पर बर्बाद कर देते हैं। चौराहे पर होते हैं, हम फिजूल की बातों में समय जाया कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब ये बात कही गई तो मैं एक अंतिम बात कह करके कि इस उपन्यास की आखिर खासियत क्या है, तो खासियत यही है, बाजारवाद से बाबावाद तक उस बाजार के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर खड़ा होगा, या यूँ कहेंगे कि बचना कैसे चाहे, तो सामान्य आदमी बाजार से बच नहीं सकता जब तक कि उसके खुद के विचार इतने मजबूत ना हो, इतना ताकतवर ना हो। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप बाजार तक जाएंगे, और आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो आप बाजार से बच ही नहीं सकते। बाजार आपके घर की चौखट पे हर वक्त खटखटा रहा है। तो यहाँ पर पुनः मैं याद दिला दूँ कि उपन्यास का नायक बाजार के खिलाफ, सारी युवा पीढ़ी और परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। अब बाजार से बचने का तरीका वो खोजता है, तो कहता है कि बाजार से कहीं भी चले जाओ, बाजार हर जगह है। तो वो सुरंग खोदता है, उसी तरह से जिस तरह से राजा और महाराजा अपने महल में अगर आक्रमण हुआ
तो महल से सीधे जंगल निकल जाए सुरंग के माध्यम से। ठीक इसी तर्ज पर शायद यही ख्याल रहा होगा ज्ञान चतुर्वेदी को। सो वह भी यही सवाल इस उपन्यास में रखते हैं और कथानायक एक सुरंग खोदने लगता है और सुरंग खोदने के क्रम में वो फिर पाठक को और समाज को, परिवार को, जब उसके परिवार वाले उसे पागल खाना ले जाते हैं तो इन सब गतिविधियों, हरकतों को देख कर के पाठक को भी यह एहसास होने लगता है कि ये नायक सामान्य नहीं है। और यही उनका कहने का अंदाज है कि जो भी सामान्य नहीं है वही बाजार के खिलाफ है, जो सामान्य है वो तो बाजार के साथ है। इसलिए सुरंग खोदता है, खोदते खोदते लंबे प्रयास के बाद एक दिन वो तय कर लेता है कि आज मैं सुरंग को एक ठिकाने तक पहुंचा दूंगा। इसलिए खाने पीने का सब सामान लेकर वो सुरंग में घुस जाता है, गेंती फावड़ा लेकर के, और उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है। अब वो दाढ़ी काटने का होश नहीं, क्योंकि जब घर जाता था तो दाढ़ी भी कट जाती थी। अब वो घर भी नहीं जाता क्योंकि घर वालों ने उसे पागल करार दिया है, और घर वालों ने अब इंतजाम भी ऐसा कर लिया था कि अगली बार वो सुरंग में जाएगा नहीं। सो वो सुरंग में अपने सारे साजो सामान के साथ पहुंचता है। दाढ़ी पड़ने लगती है और वो जिस दिन वो निर्णय लेता है कि आज तो मुझे अंतिम निर्णय तक पहुंचना है, और वो सुरंग खोदते खोदते उसका मुहाना मंदिर के अंदर निकलता है। मंदिर में भी जहाँ मूर्ति रखी थी, एकदम दूर दूसरी बड़ी हुई दाढ़ी, आंखें दिखाई दे रही हैं। सुबह सुबह जब पुजारी आया तो चौंक गया, डर गया, ये भूत आया है। लेकिन जब बातचीत की तो लगा कि ये सामान्य है, आदमी है, पर यह आया कैसे। इस पर ज़्यादा विचार करने के बजाय उसने ये प्रचारित कर दिया कि मंदिर में साक्षात भगवान निकल आए हैं। भगवान मंदिर से निकले हैं, चारों तरफ दरवाजे बंद थे, फिर भी अंदर से निकले हैं। ये एक चमत्कार है। उस चमत्कार को प्रसारित करता है, विज्ञापन देता है, और बाबा को, उस नायक को बाबा बना करके मंदिर में बिठा दिया जाता है। अब मंदिर में आने वाले लोगों का तांता लग जाता है, उनके दर्शन करने आते हैं। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी ये बात सुन करके कि फला मंदिर में ऐसा चमत्कार घटित हुआ है, सो वो भी पहुँचते हैं। लेकिन उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, वो पहचान नहीं पाता, लेकिन वो पहचान जाते हैं कि जिस बाजार से बचने के लिए उसने ये कृत्य किया था, अंततः बाजार वहाँ भी पहुँच जाता है, और अब बाजार से बचा नहीं जा सकता। तो इस अर्थ में मैं कह सकता हूँ कि उपन्यासकार ज्ञान चतुर्वेदी पैसे से डॉक्टर है। वो डॉक्टरी के खिलाफ जो लोग समझते हैं उसको लेकर के आप रचना करते हैं, कलम चलाते हैं, वो नरक यात्रा जैसा उपन्यास रच के रख देते हैं। तो पागल खाना में भी वो डॉक्टर जिस पागल का इलाज करता है, तो डॉक्टर को यहाँ बाजार के षड्यंत्र के साथ लोगों के खिलाफ, चूंकि बाजार चलेगा या पैसे का लेन देन होगा, वो डॉक्टर पैसे का लेन देन करता है। शोरूम दुकानों के नहीं बनते, अब डॉक्टर भी अपने केबिन को शोरूम की तरह सजाते हैं, क्लिनिक को शोरूम की तरह सजाते हैं। तभी तो डॉक्टर कहता है कि जनाब, कौन इतना पागल होगा जो इतनी फीस देगा, इसके लिए क्लिनिक को इस तरह का होना ही चाहिए, ताकि उसको लगे कि डॉक्टर पहुंचा हुआ है, ऊंची क्लिनिक है। तो इस तरह से बाजार की जद में हैं हम सब। बाबावाद को लेकर के एक वीडियो दूसरा बना, एक भोले बाबा जिसके दर्शन करने के लिए लोग तांता लग जाता है। लोग इतने बीमार हैं, लोग इतने हताश, निराश, तनावग्रस्त हैं कि उसके तनाव को रिलीज करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ यात्रा, पहाड़ दर पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर
जहाँ भी मूर्ति है वहाँ तक मत्था टेकने पहुँच जाते हैं, ये सोच करके कि हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। भोले बाबा के यहाँ भी इसी तरह से पहुँचे। और ये सुरंग करना है, सुरंग खोदता खोदता बाजार से बच रहा था, ये भी मंदिर में पहुँच जाता है संयोगवश। तो पुजारी उसे अब भागने नहीं देता, क्योंकि पुजारी का धंधा उससे ज़्यादा चल पड़ा है। तो दूसरा अर्थ ये निकलता है कि क्यों कर भारत में इतने बाबा, वो चाहे पुलिस से सस्पेंड हो, नौकरी में भ्रष्टाचार के कारण उसे सस्पेंड किया हो, या चोर डकैती क्यों न रहा हो, लेकिन वो दाढ़ी बढ़ा ले, गेरुआ कपड़ा पहन ले, तो उसके आसपास ऐसे भोले भंडारी, ऐसे कम अक्ल मत्था टेकने पहुंच जाते हैं, चढ़ावा दे ही देते हैं। और एक दिन इसी का प्रचार प्रसार करके वो बाबा इतना बड़ा हो जाता है कि बाजार सज जाता है। ये बता करके उपन्यासकार ने ये काम किया है। ये उपन्यास केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि प्रचारित प्रसारित करने के लिए, किसी अधिक से अधिक पाठक पढ़े। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना इन सब श्रोताओं का धर्म बनता है। उसको अभियान चलाना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज को सही दिशा दें, वरना ये बाजार हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ग्रेटा थनबर्ग ने सही कहा था। उस युवती ने स्कूल में पढ़ते पढ़ते पर्यावरण के पक्ष में खड़े होने के लिए उसने आंदोलन किया, और संयुक्त राष्ट्र संघ में संबोधित करने का उसे अवसर मिलता है कि आप जनाब राष्ट्राध्यक्षों, हमारी आने वाली पीढ़ी को लिए हवा पानी छोड़ के भी जाओगे क्या? सब कुछ खा जाओगे, हस्प कर जाओगे इसी पीढ़ी में? अगली पीढ़ी के लिए तो सोचिए। तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम विकास को इस हद तक कि वो पेड़ पौधे, हवा पानी सबको नष्ट कर दे। निखालिस पानी पी करके लोग बीमार हो सकते हैं। शुद्ध हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेने के बाद आप बीमार हो सकते हैं। किस तरह से जिंदा रहेंगे आने वाली पीढ़ी? तो ये सवाल ग्रेटा थनबर्ग उठाती, पर्यावरणविद, हर पर्यावरणविद इस सवाल को उठा रहा है। तो यही इस उपन्यास में अंतर्निहित है कि उपन्यासकार यही कहना चाहता है, यही बताना चाहता है, यही ताकीद करना चाहता है। डॉक्टर होकर के भी डॉक्टरी पैसे को शर्मसार कर देने वाले डॉक्टरों पर उंगली उठाता है कि आप जिस अस्पताल में बैठे हो ये नरक यात्रा करने से कम नहीं है। और वो पागलपन का इलाज करने वाला डॉक्टर घर वालों के अकॉर्डिंग और बाजार के अकॉर्डिंग उसका इलाज करता है, जबकि इलाज करना चाहिए था उन घर वालों का जो उस तक लेकर के आए। तो डॉक्टरों का भी इलाज यहाँ डॉक्टर ने किया है। ये ज्ञान चतुर्वेदी बड़े डॉक्टर है, डॉक्टरों के भी डॉक्टर है कि डॉक्टरों को भी इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टरों को इतना पता होना चाहिए कि इलाज किसका और कितना करना चाहिए। दवाइयाँ ओवरडोज नहीं, कंपनियों के बहकाव में आकर के 10 गोली की बजाय 50 गोलियां लिख दी जाएगी, 10 रुपये की गोली के बजाय 100 रुपये की गोली लिख दी जाएगी, और जहाँ इंजेक्शन नहीं देना है वहाँ भी इंजेक्शन ठोक दिया जाएगा, मरीज अधमरा हो उनकी बला से। तो कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए। ये धर्म बनता है, बाजार से बच कर समाज, परिवार और डॉक्टर सभी को बाजार से बचना है और बाबा वास से बचना है। यही एक नारा होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाना सभी दर्शकों, श्रोताओं का कर्तव्य होगा। अगर आप इससे असहमत है तो टिप्पणी कीजिए, और सहमत है तो इसे आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद, जोहार।